Hello students, today we are going to start with the topic hysteresis curve and ferromagnetic material. Okay, firstly we will start with the topic hysteresis. Hysteresis basically it represents the relation between magnetic field magnetic field induction B or intensity of magnetization I with magnetic intensity. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशंस हम पीछे कर चुके हैं. ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? जो आउटसाइड फील्ड लग रहा है. ठीक है, जब हम किसी आउटसाइड फील्ड में कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल रख दें तो वो अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे जो मैग्नेटाइज हो सके तो वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर वो मैग्नेटाइज हो रहा है तो अब उसके भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा. ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. ठीक है, तो हिस्टेरेसिस कर्व बेसिकली रिलेशन किस चीज का है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का. किस चीज के साथ बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी के. ठीक है, इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. बेटा बस यहाँ पे अभी ये याद रखो कि हिस्टेरेसिस किस किस चीज में रिलेशन है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ठीक है, हम पहले इसका मेथड करेंगे कि कैसे हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करते हैं, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन फिर से रीड करेंगे. क्लियर? तो बेटा जो ये कर्व दिख रही है यहाँ पे, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द हिस्टेरेसिस कर्व. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? किसी अनमैग्नेटाइज मटेरियल को लेना है. ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो देखेंगे कि हम वो मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज होता है या फिर वो बाद में कैसे डीमैग्नेटाइज होता है. ओके, तो प्लेस एन अनमैग्नेटाइज मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड. हमने सोलेनॉइड के कोर में क्या रख दिया? एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल रख दिया. फिर सोलेनॉइड में से करंट पास कराया. हमें पता है कि करंट के साथ क्या एसोसिएटेड होता है? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है. ठीक है, तो वहां पे जब हमने मैग्नेटाइज मटेरियल को रखा, करंट स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, तो वो जो मटेरियल था वो भी मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? तो जैसे जैसे एच इंक्रीज होगा वो मटेरियल क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी जो मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे थे हम, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस कर्व को देखो बेटा, स्टार्टिंग पे H0 था, B भी क्या था? 0 था. ठीक है, जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करनी स्टार्ट की तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया. क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि वो मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया. तो ये कर्व O से लेके A तक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेशन ऑफ H विद द B. जैसे ही H इंक्रीज किया B भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. लेकिन वहां पे A पे पहुंच के उसका क्या पॉइंट आ गया बेटा? सैचुरेशन पॉइंट आ गया. क्लियर? सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो उसके ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, तो उसका फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज नहीं हो सकता. तो अब इस पॉइंट पे आके हमने क्या किया? करंट को भी इंक्रीज करना बंद कर दिया. ठीक है, अगर हम अब करंट को इंक्रीज नहीं कर रहे तो हमने क्या कर दिया? स्टार्ट करना उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. क्लियर? जब हम अब डिक्रीज करेंगे तो उस मटेरियल के साथ क्या होगा? जो अभी मैग्नेटाइज हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब वो जो मैग्नेटाइज हुआ था वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? अब बेटा हम ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं. व्हेन सैचुरेशन इज रीच्ड देयर इज नो पॉइंट इन इंक्रीजिंग द करंट फर्दर. ठीक है, देयरफॉर डिक्रीज द करंट, सो वी विल डिक्रीज द करंट. सो H मैग्नेटिक इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, जब H डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा. होना चाहिए था क्योंकि वो O पे तो 0 ही था जब H 0 था, B भी 0 था, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो H मैग्नेटिक इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस एट ए पॉइंट व्हेन H इज इक्वल टू 0, B
इन वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब h 0 हो जाता है, b 0 नहीं होता, वो किस पॉइंट पे आ जाता है बेटा, ये स्मॉल b दिख रहा है इस कर्व पे, इस जगह पे आ जाता है। तो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जहां पे हमने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड या जिसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे थे, वो हमने 0 कर दिया, फिर भी उस मटेरियल में कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गई। क्लियर, उस मैग्नेटाइजेशन के कारण ही उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है, ओ बी। तो इस वाले पॉइंट को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। ठीक है, जब एक मटेरियल में आउटसाइड फील्ड 0 होने पर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाए, वो फिर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंटिविटी। रिटेन करके रखना, मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखना। क्लियर। अब मैं चाह रही हूं कि वो बिल्कुल अपनी मैग्नेटाइजेशन छोड़ दे। क्लियर, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन जब हमने h 0 किया वो तो 0 नहीं हुआ। क्लियर, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएंगे, क्योंकि करंट 0 होने पे वे उसका फील्ड 0 नहीं हुआ, तो अब हमें उल्टी डायरेक्शन, रिवर्स में जाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, रिवर्स द करंट एंड स्लोली इंक्रीज द सेम। अब हम किस डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करने जा रहे हैं बेटा, रिवर्स। अगर वो पहले क्लॉकवाइज जा रहा था करंट, तो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर। तो द वैल्यू ऑफ h वेयर b इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कोर्सिविटी। बेटा अब इसी कर्व को देखो, b जब h 0 था तो b 0 नहीं था, उसको हमने क्या बोला था, रिटेंटिविटी। अब जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ, तो जो h की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी। देखो o से c की तरफ, ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये किसके लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में की है, ताकि b की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। देखो जब वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू सी पॉइंट पे पहुंच गई, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हमें किस लिए चाहिए, ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए बिल्कुल, या वो मटेरियल बिल्कुल क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोर्सिविटी। क्लियर। एज द करंट, अब लेकिन हमने करंट इंक्रीज कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कर्व जो ओ ए पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज की थी, अब वो कर्व किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। ये देखो अब वो सी से किस डायरेक्शन में जा रहा है, डी डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। डी पॉइंट पे जाके फिर से उसकी सैचुरेशन हो जाएगी, फिर से सैचुरेशन होगी, तो अब हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे एच तो ओ पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी बेटा, ई पे आ जाएगी। क्लियर। तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रिटेन रह जाएगी, उसको अगेन हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। तो ये सर्कल कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। अब जब लास्ट पे अगर हम देखें तो ये एक साइकिल, एक कर्व की तरह बन गया, जहां पे हमने पहले उसको मैग्नेटाइज किया था, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर अगेन उसको मैग्नेटाइज किया। क्लियर। तो ये सारी कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड रिलेशन बिटवीन magnetic intensity H and magnetic field B. This curve is called hysteresis curve. Okay. तो अब हम ये रीड कर रहे हैं बेटा, एज द करंट इंक्रीजेज वंस अगेन सैचुरेशन इज रीच्ड, कर्व सी डी डिपिक्ट्स दिस, देन द करंट इज रिड्यूस्ड। फिर करंट को रिड्यूस करेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में फिर से जाएगी बेटा। तो ये सारा अगेन सर्कल क्या होएगा, चलता ही जाएगा। क्लियर। ये देखो कर्व देखो, पहले वो क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, देखो उसके अलाइन कहाँ पे है ये बेटा, सर्कल सैचुरेशन पॉइंट पे देखो
उसके एक डायरेक्शन में सारे डोमेन्स अलाइंड है, ठीक है। फिर H को 0 कर दिया, रेमेनेंस आ गई, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब आउटसाइड फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो रिवर्स फील्ड की वैल्यू जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0, उसको क्या बोलेंगे हम, कोर्सिविटी। तो फिर से अगेन सैचुरेशन पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट किस डायरेक्शन में आएगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने करंट को क्या कर दिया था, रिवर्स, तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। सो दिस होल इज हिस्टेरिसिस कर्व। ओके, तो अब हम फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं बेटा। हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, और जो भी वर्ड याद होता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिख दो या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसके साथ, विद मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ मटेरियल ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। द वर्ड हिस्टेरिसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड। क्या लैगिंग बिहाइंड, क्या पीछे चल रहा था बेटे, जैसे हमने H इंक्रीज किया है ना, उसके बाद उसको डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन B की कुछ वैल्यू थी, फिर हमने H को नेगेटिव डायरेक्शन में किया इंक्रीज, B क्या होगी, 0 होगी, फिर H मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, है ना। तो इसमें H और B एक साथ नहीं चल रहे, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो हिस्टेरिसिस बेसिकली मीन्स लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ किस चीज का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं हिस्टेरिसिस, ठीक है। हिस्टेरिसिस बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस ऑल वाज द टॉपिक ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व, okay. Now the significance of the area under the curve, area जो हिस्टेरिसिस कर्व का एरिया दिख रहा था, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट मटेरियल, per unit volume in the material when it is carried through the cycle of magnetization। वो पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है। अगर वो एरिया ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा वेस्ट हुई, ज्यादा डिसिपेट हुई। अगर वो कर्व नैरो होगी, ठीक है, तो इसका मतलब उतनी ही एनर्जी कम डिसिपेट होगी, क्लियर, कम खर्च होगी, क्लियर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हिस्टेरिसिस लूप की, द स्टडी ऑफ हिस्टेरिसिस लूप प्रोवाइड अस द आइडिया अबाउट रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस मतलब वही एनर्जी लॉस जो हम बोल रहे थे, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिजाइनिंग द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इन मेकिंग परमानेंट मटेरियल। अब परमानेंट मटेरियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमें कैसे हेल्प होगी हिस्टेरिसिस कर्व की, बेटा अभी हमने दो प्रॉपर्टीज की थी उसकी, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, क्लियर। अगर कोर्सिविटी की जब हम बात करें, अगर तो मुझे वो जो रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना पड़ रहा था, अगर तो वो मुझे बहुत कम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इजीली उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोर्सिविटी की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजीली 0 हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर कोर्सिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रिवर्स डायरेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़ा ताकि हम उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दें, 0 कर दें, तो ऐसे मटेरियल क्या होंगे, परमानेंट मैग्नेट्स होंगे, क्लियर। अगर उसको बहुत जल्दी हम डीमैग्नेटाइज कर पाएंगे तो ऐसे मटेरियल क्या होंगे, ऐसे मटेरियल क्या होंगे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करेंगे,
टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स एंड हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मटेरियल इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत जल्दी ही मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए। देखो वो मैग्नेटाइज तो मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे, उसकी सैचुरेशन पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही आउटसाइड फील्ड को ज़ीरो किया वैसे ही उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, या वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। और हार्ड फेरोमैग्नेट्स, द मटेरियल विच रिटेन द मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने बाहर वाला आउटसाइड फील्ड ज़ीरो कर दिया फिर भी उनमें काफ़ी मैग्नेटाइजेशन रहे, या उनको फील्ड ज़ीरो करने के लिए, बी ज़ीरो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़े एक्सटर्नल फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में, तो ऐसे मटेरियल क्या बोलते हैं हम, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। जिनको डीमैग्नेटाइज करना बड़ा हार्ड हो, है ना, उनको बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेट्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स जिनको डीमैग्नेटाइज करना बड़ा इजी हो, बड़ा सॉफ्ट हो। ठीक है, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटे, लो रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी, है ना, लो कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी। ऑब्वियसली कोर्सिविटी इनकी हाई होगी तभी तो उन पे ज़्यादा फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि वो डीमैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, परमेबिलिटी दोनों की हाई होती है, परमेबिलिटी ज़्यादा हाई होगी बेटा तभी तो वो मैग्नेटाइज हो पाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स का क्या होता है, BH कर्व एरिया, मतलब जो हिस्टेरिसिस कर्व एरिया होता है वो कम होता है, स्मॉल होता है। अगर वो स्मॉल होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा बेटा, कम होगा। लेकिन हार्ड फेरोमैग्नेट्स में क्या होता है, लार्ज एरिया होता है। अगर लार्ज एरिया होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यूजेस कहाँ पे है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स के, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स आर यूज्ड एज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड सोलेनोइड। जहाँ पे जब तो हमें जैसे सोलेनोइड्स के एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं, तो जैसे ही हमने करंट ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड से ऑन की, तो वो जो अंदर मटेरियल पड़ा है अनमैग्नेटाइज वो मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे ही हमने करंट ऑफ किया वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर, हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाहिए था। तो ऐसे मटेरियल क्या होंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। क्लियर, और ट्रांसफार्मर में क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें एनर्जी लॉस कम चाहिए। एनर्जी लॉस कम होगा कौन से मटेरियल का, फेरोमैग्नेट्स का। क्यों, क्योंकि उनका जो कर्व एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉल। और हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहाँ पे यूज होते हैं, इन मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स की जैसे ट्रांसफार्मर की कोर में या सोलेनोइड में जो यूज होता है वो मटेरियल कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन। ये टिपिकल एग्जांपल याद ही रखनी है इसकी। ठीक है, और हार्ड फेरोमैग्नेट्स में एग्जांपल क्या है, स्टील, और एक अलॉय है एल्निको। क्लियर, ओके। अब परमानेंट मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हमें कैसे मटेरियल चाहिए होंगे, कैसे मटेरियल चाहिए होंगे अगर परमानेंट मैग्नेट्स के चाहिए। अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं तो चॉइस ऑफ मटेरियल कैसी होगी, कैसी होगी बेटे, जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज थी, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी एंड हाई परमेबिलिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कैसे मटेरियल में होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल की है स्टील की, कोबाल्ट स्टील की, कार्बन स्टील की, और एक जो हमने एग्जांपल की थी एल्निको। ठीक है, ये सारे मटेरियल ही कहाँ पे यूज होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज थी वही तो हम परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि हमें परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कैसे मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल चाहिए बेटा, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। और उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, परमेबिलिटी हाई होगी, रिटेंटिविटी लो होगी, कोर्सिविटी भी क्या होगी, लो होगी। और ऐसे मटेरियल की एग्जांपल क्या थी, सॉफ्ट आयरन। ओके, तो वही जो प्रॉपर्टीज हमने सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन की थी, हार्ड फेरोमैग्नेट्स की, सॉरी, वही प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये परमानेंट मैग्नेट्स और
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की होंगी। क्लियर? सो दैट ऑल वाज द टॉपिक ऑफ हिस्टेरिसिस एंड फेरोमैग्नेट्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।